हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कानून, जिसको पढ़कर आपको मजा आ जाएगा। आप इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करने वाले हैं। इस कानून का नाम है ग्रिशम्स लॉ। तो ग्रिशम लॉ बेसिकली आपका मनी से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है, और बहुत ही मजेदार लॉ है। तो आइए फटाफट से इसके ऊपर अपना डिस्कशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस लॉ के ऊपर डिस्कशन करने से पहले एक सवाल मैं आपसे यहां पे पूछने वाला हूं। तो मान लीजिए कि आप दुकान पर गए, आपने दुकान से खरीदनी है चॉकलेट। तो दुकानदार ने कहा कि भाई 20 रुपए की चॉकलेट है। अब आपकी जेब में पड़े हैं 40 रुपए। दो 10 रुपए के ऐसे वाले नोट हैं, नए नए चमचमाते नोट हैं, और दो 10 रुपए वाले ऐसे नोट हैं, थोड़े फटे हुए पुराने से नोट हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप कौन से नोट निकालकर दुकानदार को देंगे। वो दोनों ले लेगा, आप जौन से भी देंगे वो ले लेगा। बताइए आप कौन से नोट देंगे। सर जाहिर सी बात है, देखो हम तो जो पुराने नोट है ना उसको पहले निकालेंगे जेब में से, पुराने नोट दुकानदार को देंगे और नए नोट अपने पास ही रख लेंगे। अगर आपका आंसर ये है तो आपने ग्रिशम्स लॉ जो है उसको पूरा का पूरा यहीं पे समझ लिया है। यही कहता है ग्रिशम्स लॉ कि आपकी जो पुरानी बैड करेंसी है, वो आपकी जो अच्छी करेंसी, गुड करेंसी है, उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है। जो गुड करेंसी है, जो अच्छी करेंसी है, उसको लोग अपनी जेब में डाल के रखते हैं, और जो पुराने पुराने हुए नोट्स हैं, फटे हुए नोट्स हैं, उसको लोग जो है सर्कुलेशन में लाते हैं, उसको पहले खर्चना पसंद करते हैं। यही कहता है हमारा ग्रिशम्स लॉ। तो आइए इस लॉ को और डिटेल में समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो ग्रिशम्स लॉ है वो हमसे कहता है कि आपकी जो बैड मनी है वो गुड मनी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है जब दोनों बराबर लीगल टेंडर हैं, यानी कि शॉपकीपर दोनों एक्सेप्ट कर लेगा तो आप बैड मनी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, पुराने नोटों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कहा गया कि बैड मनी इस्तेमाल करेंगे परचेज करने के लिए, और जो हमारी गुड मनी है, जो नए नोट हैं, उनको हम होल्ड कर लेंगे, मतलब अपने पास जमा करके रख लेंगे। ग्रिशम लॉ हमें कहता है कि अगर दो कॉइन्स सर्कुलेशन में है, तो मैंने अभी तक आपके साथ नोट्स की बात करी थी, अब कॉइन्स के केस में भी ये लागू होता है। तो क्या है जी, मान लीजिए कि दो कॉइन है, ठीक है, दो कॉइन है आपके पास, और ये जो कॉइन है, एक कॉइन आपके पास गोल्ड का है और एक कॉइन आपके पास मान लीजिए कॉपर का है। दोनों की जो वैल्यू है कॉइन की, लेट्स सपोज आप बाजार में जाएंगे तो इनकी वैल्यू 100 रुपीज है दोनों की। तो आप कौन सा कॉइन खर्च करना पसंद करेंगे? सर हम गोल्ड क्यों खर्च करेंगे, गोल्ड तो अपने पास रखेंगे, कॉपर वाला जाके खर्च करेंगे। तो यही चीज यहां पे ये लॉ कहता है कि अगर आपके दो कॉइन्स सर्कुलेशन में है जिनकी फेस वैल्यू जो है यहां पे उनके जो बुलियन कंटेंट है उससे अलग है, यानी कि 100 रुपए वैसे तो दोनों की वैल्यू है, बट इनके अंदर जो बुलियन कंटेंट है, इनके अंदर जो मेटल का कंटेंट है वो अलग अलग है। गोल्ड की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और कॉपर की जो वैल्यू है वो कम है। तो बोला गया कि जो महंगी वैल्यू वाला कॉइन होगा, जो डियरर कॉइन होगा, उसे लोग सर्कुलेशन में नहीं लाएंगे, उसको अपने पास जमा करके रखेंगे, और हो सकता है उसे मेल्ट डाउन भी कर दें, गोल्ड को मेल्ट करके अपने लिए नेकलेस बना लेंगे, अपने लिए इयररिंग्स बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, और कॉपर कॉइन का ही इस्तेमाल करेंगे। जो ये आपका लॉ है, इसे सर थॉमस ग्रिशम के नाम पे रखा गया है। ये थॉमस ग्रिशम जो थे, ये एक इंग्लिश बैंकर और फाइनेंशियल एडवाइजर थे क्वीन एलिजाबेथ वन को। तो क्वीन एलिजाबेथ वन के समय का ये कानून है, और ये जो नाम दिया गया था, ये नाम दिया था एक इकोनॉमिस्ट थे, हेनरी डनिंग मैक्लॉड, इन्होंने ये नाम दिया था 1860 के अंदर। तो मुद्दे की बात ये है कि ह्यूमन टेंडेंसी ये है, ह्यूमन बींग्स नॉर्मली क्या करेंगे, जो अच्छे कॉइन है, जो अच्छे नोट हैं उनको रिटेन कर लेंगे, और जो पुराने कॉइन हैं, जो पुराने नोट हैं, उसको वो दूसरे को सर्कुलेट कर देंगे, दूसरे को पकड़ा देंगे। और यही है जी हमारा ग्रिशम्स लॉ। तो प्यारे दोस्तों, ये जो ग्रिशम वाला लॉ है, ये हमारा बैड मनी और गुड मनी के ऊपर बेस्ड है। तो बैड मनी क्या चीज है, आइए मैं आपको सिखाता हूं। वैसे आप सीख ही चुके हैं। सर हमें तो अभी तक इतना समझ में आया है कि बैड मनी का मतलब है ये पुराने वाले नोट, ऐसे घिसे पिटे नोट, ये बैड मनी है। और साथ ही हमारे पास कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिसके अंदर जो मेटल डला हुआ है वो बहुत ही कम वैल्यू का डला हुआ है, और उसके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी हुई है वो ज्यादा लिखी हुई है, उसे हम बैड मनी यहां पे बोल सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा सीखा है अभी तक, तो आपने बिल्कुल सही सीख लिया है। तो बैड मनी का मतलब होता है वर्न आउट, क्लिप्ड और अंडर वेट कॉइन्स। तो ये है हमारी बैड मनी।
बैड मनी का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है काउंटर फीट करेंसी, यानी कि नकली करेंसी इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। फेक नोट्स, फेक करेंसी इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि बैड मनी ग्रिशम लॉ के अकॉर्डिंग क्या है और आपको ऑप्शन दे भाई काउंटर फीट नोट्स, फेक करेंसी, तो आपने उसको बिल्कुल भी टिक नहीं लगाना है। कंफ्यूज आप हो सकते हैं बट आपको डेफिनेटली अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो बैड मनी ऐसी मनी है जिसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू दी फेस वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कॉपर का कॉइन है, लेट्स सपोज ₹100 का, ठीक है जी, कॉपर का कॉइन है और इसके अंदर जो कॉपर की कीमत है बहुत ही कम है, इसके अंदर ₹10 का कॉपर लगा हुआ है और इसकी जो वैल्यू है कॉइन की वो हमारे पास है ₹100 की। तो इसे हम बैड मनी बोल सकते हैं। बैड मनी क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट हमारे पास एक और कॉइन आ जाता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास गोल्ड का कॉइन है और इसके ऊपर भी 100 लिखा हुआ है और इसके अंदर जो गोल्ड की वैल्यू है ना वो काफी ज्यादा है, तो इस केस में ये जो गोल्ड वाला कॉइन है इसको लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारी गुड मनी बन जाएगी। और ये जो कॉपर वाला कॉइन है ये हमारे पास बैड मनी बन जाएगी। देखो दोनों कॉइन अगर आप कुछ सामान खरीदने जाएंगे दोनों की वैल्यू ₹100 है, तो आप कॉपर वाला जो कॉइन है उसको देना, उसको इस्तेमाल करना ज्यादा प्रेफर यहां पे करेंगे। ग्रिशम्स के समय में बैड मनी को बोला गया ऐसा कॉइन जो कि डी बेस हो चुका है। डी बेस का क्या मतलब है कि उसके अंदर आपका जो मेटल है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, उसकी क्वालिटी यहां पे इंफीरियर हो चुकी है। तो जैसे हमारे पास ये पहले गोल्ड कॉइन था, उससे हम ये कॉपर वाले कॉइन पे आ गए, तो कॉपर वाले कॉइन को यहां पे डी बेस्ड मनी, डी बेस्ड करेंसी, डी बेस्ड कॉइन यहां पे बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आपको बताई गई है कि आपकी जो डी बेस्ड करेंसी है उसको हम यहां पे बैड मनी बोल सकते हैं। डी बेस्ड का मतलब हो गया कि जो उसके अंदर मेटल लगा रहे हैं वो पहले ज्यादा वैल्यू का लगा रहे थे, अब आप कम वैल्यू का लगा रहे हैं, क्योंकि बेस कॉइन का क्या है, मेटल है, और डी बेस करने का मतलब है कि मेटल जो है अब कम वैल्यू वाला आप लगाना शुरू कर दें। और अगर हम बात करें गुड मनी की, तो कहा कि गुड मनी वो मनी है जिसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये, लेट्स सपोज ये हमारे पास सिल्वर का कॉइन है, लेट्स सपोज ये सिल्वर का कॉइन है ₹100 का और इसके अंदर ₹100 का ही सिल्वर लगा हुआ है, तो हम इसे यहाँ पे गुड मनी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ऐसी मनी को हम खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, हम ऐसा सिल्वर अपने पास ही रखेंगे, ऐसा कॉइन अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि कल को सिल्वर के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो ये कॉइन की वैल्यू तो 100 ही रहेगी, बट इसमें से सिल्वर निकाल के ज्यादा दाम पे बेचा जा सकता है। तो गुड मनी की जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, यानी कि जो ₹100 वाली वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो यहाँ पे लगभग बराबर है या फिर कोई खास डिफरेंस नहीं है उसकी कमोडिटी वैल्यू के साथ, यानी कि जो मेटल इस्तेमाल किया गया है उस कॉइन को बनाने के लिए, मेटल कोई भी हो सकता है, आपका निकल हो सकता है, आपका सिल्वर हो सकता है, कोई भी मेटल आपका यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपके गुड कॉइन्स की जो फेस वैल्यू है वो मेटेलिक कंटेंट से कम है, तो अगर मैं कहता हूं इसमें मेरे सिल्वर की जो वैल्यू है लेट्स सपोज वो ₹110 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस कॉइन को मेल्ट करके सिल्वर को हम यहां पे बेच देंगे, चाहे वो डिस्ट्रक्शन इलीगल हो तो भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, अब देखो जी, पहले का जमाना जो था उस समय हमारे पास सोने चांदी के कॉइन्स भी सर्कुलेट किए जाते थे, बट धीरे धीरे जैसे करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ानी पड़ी तो सरकार ने कहा कि भाई ये सोने चांदी वाले कॉइन जो है ना बनाने बहुत महंगे पड़ते हैं, उसने कॉपर पे शिफ्ट कर दिया। अब अगर ऐसे दोनों तरीके के कॉइन आपके सर्कुलेशन में रहेंगे तो उससे लोग क्या करेंगे, उससे लोग सोने चांदी वाले कॉइन जो है उनकी होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, उनको जमा करना शुरू कर देंगे। सरकार का मकसद क्या था कि हमारी जो कॉइन बनाने की कॉस्ट है वो कम हो जाए। देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आता है सीनियर एज का। सीनियर एज का मतलब होता है कि आपका जो करेंसी का फेस वैल्यू है और उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक कॉइन है उस पे ₹100 की वैल्यू लिखी हुई है और उसको बनाने के अंदर जो उसकी कमोडिटी लगी हुई है लेट्स सपोज वो ₹20 की है, इसका जो डिफरेंस आया ₹80, दैट इज सीनियर एज। ये बेसिकली प्रॉफिट है जो कि सरकार ने कमा लिया। ₹20 की कमोडिटी का इस्तेमाल किया, ₹20 का कॉपर इस्तेमाल किया और उससे ₹100 का कॉइन बना दिया, ये गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट इस प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है, तो इसलिए वो चाहेगी कि मैं सस्ते से सस्ता मेटल इस्तेमाल करूं ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। तो ये कंसेप्ट भी इससे रिलेटेड है और इसीलिए मैंने आपको यहां पे ये भी बता दिया। चलो जी, अगर पुराने समय की बात करते हैं, ग्रीशम्स लॉ को लगाने की कोशिश करते हैं पुराने समय में, तो कहा गया कि पुराने जमाने में तो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन ही ज्यादा सर्कुलेशन में हुआ करते थे
और इसीलिए लोग क्या करते थे, इसीलिए लोग ऐसे कॉइन्स को जमा कर लेते थे और ऐसे कॉइन्स को मेल्ट करके अपने लिए ज्वेलरी बना लेते थे, बाहर वालों को, फॉरेनर्स को बेच देते थे, क्योंकि उस समय तो सोना चांदी ही चलता था, उस समय कोई करेंसी डॉलर वॉलर तो होते नहीं थे। तो ऐसे सोने को बाहर वालों को बेच भी दिया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा जो गुड मनी था वो सर्कुलेशन में नहीं आया, वो ड्राइव आउट हो गया, और केवल बैड मनी जो था, जो हमारे सस्ते कॉइन थे, कॉपर के थे, स्टील के कॉइन थे, केवल वही सर्कुलेशन में रह गए। चलिए जी, तो अब आपसे बात करते हैं कि जो हमारी गुड मनी है वो सर्कुलेशन से डिसअपियर कैसे हो जाती है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ग्रिशम लॉ एक लाइन बोलता है आपको कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो भाई गुड मनी सर्कुलेशन से क्यों चली जाती है, किन कारणों की वजह से चली जाती है। देखो ये तीन मेजर कारण हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहला कारण है जी होर्डिंग, जमाखोरी। तो ऐसे लोग बक्सों में भर लेते हैं कॉइन्स को, जमा कर लेते हैं कि अच्छे कॉइन्स अभी जमा कर लो, कल को इनकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी, इनके मेटल की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद आया जी मेल्टिंग। लोग करते हैं कि क्या करते हैं, इनको मेल्ट कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसकी वैल्यू इसमें ज्यादा है, तो उसको यहां पे वो मेल्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, मेल्ट करके उसको बेच देते हैं, उससे कुछ और बनवा लेते हैं, उसकी वैल्यू उनको ज्यादा लगती है। एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज। अब क्या होता है कि कई बार फॉरेन कंट्री के अंदर जो बुलियन का दाम है, जो गोल्ड और सिल्वर का दाम है, वो ज्यादा हो जाता है। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि अपने जो कॉइन्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, उनको मेल्ट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, या उनको ऐसा जो है वो यहां पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और दूसरी कंट्री जो है वहां पे उनकी ज्यादा वैल्यू उनको मिल जाती है एज कंपेयर टू दी डोमेस्टिक वैल्यू। चलिए अब आपके सामने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं जी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है यहाँ पे कनाडा और यूएस का। तो पहले कनाडा और यूएस में इस तरीके के सिल्वर कॉइन चला करते थे, और ये जो सिल्वर कॉइन थे ना, इसकी वैल्यू होती थी ज्यादा। तो आपको पता है सीनियर एज का कंसेप्ट, सरकार चाहती है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। सिल्वर कॉइन बनाने में कॉमोडिटी सिल्वर बहुत ज्यादा यूज हो जाता था, तो सरकार ने धीरे धीरे चीपर मेटल्स पे स्विच कर दिया। सरकार ने कहा कि भाई अब सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई सस्ते मेटल का इस्तेमाल कर लेंगे कॉइन को बनाने के लिए, हम स्टील का इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हुआ, लोगों ने जो सिल्वर वाले कॉइन सर्कुलेशन में उस समय चल रहे थे उसको अपने पास जमा करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया, एक तो पुराने जो कॉइन्स होते हैं उनकी कलेक्टर वाली वैल्यू होती है, तो कई लोगों को शौक होता है ना पुराने कॉइन इकट्ठे करने का, तो ऐसे उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अगर आप आज के पुराने जमाने का कॉइन खरीदेंगे तो आपको उसके काफी पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो इसीलिए लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा लोगों ने देखा कि भाई इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे मेटल है, चांदी, सिल्वर लगा हुआ है, और सिल्वर के दाम बढ़ते ही रहेंगे, तो सिल्वर की फ्यूचर में बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसीलिए आप इसे जमा करके रख लो, बाद में फ्यूचर में आप इसे बेच देना, और डेली ट्रांजेक्शंस के लिए आप जो नए वाले जो कॉइन सरकार लेकर आई है, कॉपर वाले, सिल्वर वाले, कॉपर वाले, हमारे स्टील वाले, तो हम उनका इस्तेमाल यहां पे कर लेते हैं। तो ऐसा हमें रियल वर्ल्ड में भी देखने को मिला था कनाडा और यूएस के अंदर। अगर हम आज के मॉडर्न जमाने की बात करें, बिल्कुल लेटेस्ट जमाने वाली बात करें, तो कहा गया भाई आजकल हमें वैसे मेटेलिक वाले कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं जिसका वेट काफी अच्छा खासा होता था, गोल्ड और सिल्वर वाले। अब हमारे पास दूसरे नॉर्मल कॉइन्स होते हैं जी, जिसमें मेटल कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। तो आज के जमाने में हमें जो ग्रिशम लॉ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमारे नोट्स के अंदर, करेंसी नोट्स के अंदर, नए नोट और पुराने नोट, और इसके अलावा कुछ कुछ कॉइन्स में भी देखने को मिलता है। तो कहा गया कि भाई आजकल लोग जो हैं अपने पास चमचमाते सिक्के और नए ताजे नोट ये अपने पास जमा करना प्रेफर करते हैं, और जो आपके पुराने घिसे पिटे सिक्के हैं और जो पुराने फटे पुराने नोट्स हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारे आज के मॉडर्न जमाने में ग्रिशम्स लॉ जो है वो काम कर रहा है। चलिए तो अब कुछ कमियां निकाल लेते हैं ग्रिशम्स लॉ की, लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो कहा गया कि आज का पेपर मनी सिस्टम हमारे पास है, तो अब वो कॉइन वाला हिसाब तो नहीं है कि आप कॉइन को मेल्ट कर लो और मेल्ट करके आपको ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी, आप उसे बाहर एक्सपोर्ट कर दो। तो ऐसा वाला हिसाब आजकल हमें देखने को नहीं मिलता। तो मॉडर्न जमाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी रह गई है, इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। और ये भी कहा गया कि जब आपका जो वॉल्यूम ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड है, यानी कि डिमांड ऑफ जो मनी है वो ज्यादा है और सप्लाई ऑफ जो मनी है वो यहाँ पे कम है, तो उस केस में लोगों को पुराने नए सभी नोट जो है यहाँ पे निकालने ही पड़ेंगे। नए नोट अगर आप रख के बैठ जाएंगे तो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे।
और साथ ही ये भी बोला गया कि अगर आपकी बैड मनी इतनी बैड है, आपका जो पुराना नोट था पूरा फटा हुआ है, तो उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और इसीलिए आपकी जो बैड मनी है वो सर्कुलेट होगी नहीं और गुड मनी ही आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो कुछ खामियां कुछ कमियां निकाली हैं ग्रिशम्स लॉ में, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, अब आते हैं रिवर्स ऑफ द ग्रिशम्स लॉ। ये हमारे पास है देयर्स लॉ। तो यहां पे हमारे पास कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहने की कोशिश करी कि कई बार ऐसा होगा कि बैड मनी जो है गुड मनी को प्रीमियम पे ले आएगी। अगर मान लीजिए जो दुकानदार है, दुकानदार को यहां पे अगर पावर मिल जाए कि वो जौन सा नोट चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है, तो कभी वो आपका पुराना घिसा पिटा नोट इस्तेमाल नहीं करेगा, वो नया वाला नोट ही आपसे डिमांड करेगा, नया वाला नोट ही आपसे मांगेगा। तो कहा गया कि अगर हमारे जो लीगल टेंडर लॉज हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है, यानी कि हमारे पास ऐसे कानून जो कि कहते हैं कि पुरानी और नई करेंसी की वैल्यू बराबर होगी, ऐसे कानून नहीं है या फिर इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में दुकानदार आपसे नई करेंसी ही मांगेगा और यहां पे आपको नई करेंसी ही देनी पड़ेगी अगर आपको कुछ सामान दुकानदार से खरीदना है। तो ऐसी बात यहां पे आपको बोली गई है। तो ये जनरली तभी ऑपरेशन में आएगा जब हमारा जो है लीगल टेंडर लॉस इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे होंगे। और इसे देयर्स लॉ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच पॉलिटिशियन एंड हिस्टोरियन एडोल्फ देयर्स, इसके ऑनर में इसका नाम देयर्स लॉ दिया जाता है। तो आप सिंपली याद रखिए कि ये ऑपोजिट है ग्रीशम्स लॉ का। इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली याद रख लो कि ये ऑपोजिट है हमारे ग्रीशम्स लॉ का। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल है। एज पर द ग्रीशम्स लॉ ऑप्शंस दिए हैं, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, बोथ गुड एंड बैड मनी हैव इक्वल सर्कुलेशन, और नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने, ऑप्शन नंबर ए का। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके लिए अब इतना मुश्किल नहीं होगा ऐसे बेसिक सवालों से डील करना। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन ग्रीशम्स लॉ के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कानून समझ में आ गया है, बैड मनी गुड मनी का कंसेप्ट समझ में आ गया है, क्या कारण हो सकते हैं गुड मनी को होल्ड करने के, अपने पास जमा करने के, वो सभी आपको समझ में आ गए हैं और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। सो इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।